तो ले लो, मैं हाजिर हो गया हूँ आपके सामने सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग इस सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को कंप्लीट कर दें। ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने अपनी कहानी को, अपने चैप्टर की थ्योरी को, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को खत्म किया था मिसल पे। मिसल क्या था? एक तरीके का कोलाइडल सोल्यूशन का एक पार्ट था। किस टाइप का पार्ट था? एग्रीगेटेड कोलाइड्स का पार्ट था। ये किसका था? एसोसिएटेड और एग्रीगेटेड कोलाइड्स का पार्ट था, है ना। मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर, और तीसरा टाइप का था एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये उसका पार्ट था। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे किसके बारे में? कोलाइडल सोल्यूशन के प्रिपरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी कहानी है ना। कहता है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स, कैसे बनाए सॉल्ट, मतलब समझ गए ना, अभी टाइप में पढ़ा था कोलाइडल सोल्यूशन के। तो कैसे बनाए सॉल्ट्स? सॉल्ट मतलब डिस्पर्स फेज क्या है? सॉलिड। डिस्पर्जन मीडियम क्या है? लिक्विड। ठीक, सॉल्ट्स में आपने पढ़ा था, मैं एक बार आपको याद ही दिला देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर आते हैं। आप अगर दिमाग में आपके नहीं हो सॉल्ट्स का मतलब, तो आप प्लीज देख लीजिए। हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्जन मीडियम, तो ये देखिए हम लोगों ने करा था। क्या है? सॉलिड डिस्पर्जन फेज हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, तो हम उसको बोलते थे सॉल। दोनों सॉलिड हो तो बोलते थे सॉलिड सॉल। तो हम क्या करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? हम लोग जब बनाने जा रहे हैं सॉल, ठीक है, हम लोग कोलाइडल सॉल बनाने जा रहे हैं, तो उसी के बारे में बात होगी कि कैसे बने। मिसल पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स। तो सबसे पहला मेथड कहता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो बोलते ही समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोलिसिस वाला कुछ इन्वॉल्व होने वाला है। डिसइंटीग्रेशन मतलब, डिस मतलब डिस्टर्ब करने वाले हो किसी को, है ना। तो किस मेथड से? उसी को एक और भी नाम से बोलते हैं, ब्रेडिग आर्क मेथड। समझ गए होंगे, ब्रेडिग साइंटिस्ट का नाम है ना। उन्होंने ये मेथड यूज किया, इसलिए इसको बोल दिया गया ब्रेडिग आर्क मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं? हम प्रिपेयर करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन को, किसके? मेटल को। ऑब्वियसली सॉलिड डिस्पर्स फेज में, सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड। तो हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, प्लैटिनम सॉल। कैसे बनाते हैं, है ना। इसी को एक और भी नाम दे रहे हैं, देखो क्या बोलना है। पर्पल ऑफ कैसियस इज अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड, है ना। पर्पल ऑफ कैसियस याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू के पर्पज से, कि पर्पल ऑफ कैसियस किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, ये कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड को बोलते हैं। ठीक है, वो भी इसी मेथड से बनता है, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, या इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेडिग आर्क मेथड। प्रोसेस बड़ी सिंपल सी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक आर्क मतलब इलेक्ट्रिसिटी आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क मतलब हाई टेम्परेचर पे होता नहीं सर, वायर टच करते हैं तो आर्क निकलता है ना, वही काम करेंगे। इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जिस भी मेटल का आप बनाना चाह रहे हो सॉल, उसी मेटल के हम क्या लेते हैं? उसी मेटल के इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, जिसका भी बनाना चाहते हो, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, उसी मेटल के इलेक्ट्रोड का क्या प्रोड्यूस करते हैं? आर्क। ठीक, उस मेटल को हम सस्पेंड कर देते हैं इन ड्रॉप ऑफ वाटर केप्ट कूल्ड बाय द सराउंडिंग आइस। ये देखो, उसको वाटर, वाटर के उसमें ट्रॉफ में उसमें रखा हुआ है, चारों तरफ क्या रखा हुआ है? आइस, ठंडा करने के लिए, जल्दी से कूल हो जाए। तो इसमें क्या होता है, जब ड्यू टू इंटेंस हीट ऑफ द आर्क, जब आर्क प्रोड्यूस करेंगे इंटेंस हीट करने से, जो आर्क जो प्रोड्यूस हुआ, मेटल क्या चेंज हो जाएगा वेपर में, और वो वेपर फटाक से चारों तरफ क्या रखा हुआ है? आइस, वो फट से कूल हो जाएगा। कूल हो जाएगा मतलब हमें सॉलिड फॉर्म में मिलने लगेगा, है ना। तो यही देखो, मेटल इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस किया, वाटर में रखे हुए थे, चारों तरफ आइस था। जैसे ही आर्क प्रोड्यूस हुआ मतलब मेटल चेंज हुआ किसमें? वेपर में, और वो वेपर चारों तरफ आइस रखा ही हुआ है, उसको क्या कर दिया गया? कूल कर दिया गया। हमें क्या मिल गया? अपने मेटल का सॉल मिल गया, ठंडा होकर हमें मिल गया सोल्यूशन में, है ना। ठीक, क्लियर है, बड़ा सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ब्रेडिग आर्क मेथड से जिसका भी, जैसे आपको गोल्ड सॉल्व बनाना हो, गोल्ड इलेक्ट्रोड लेके आर्क उसका बनाओ, सिल्वर सिल्वर ले लो, प्लैटिनम प्लैटिनम ले लो, सिंपल सी बात है। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज द प्रोसेस क्या है का? कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस इनटू कोलाइडल पार्टिकल। कैसे? बाय स्टेकिंग विद अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। आपने किसी सोल्यूशन से कोई प्रेसिपिटेट बनाया है, उस प्रेसिपिटेट को किसके साथ मिक्स कर देना है? किसी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जिसमें वो आपस में क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, वो प्रेसिपिटेट ना रहे, प्रॉपर शेक करके, मतलब अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके लिए। तो क्या बन, कौन से प्रोसेस को बोलते हैं? पेप्टाइजेशन। जैसे मान लो किसी प्रोसेस के थ्रू आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का पीपीटी मिला, उसी को FeCl3 के साथ मिक्स कर दिया। अब ये जो दोनों का सोल्यूशन बना है, ये क्या बन गया है? कोलाइडल सोल्यूशन बन गया है।
सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट था, है ना, उसी को क्या किया, AgNO3 या KI सोल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया। अब जो सोल्यूशन बन गया वो क्या बन गया, कोलाइडल सोल्यूशन। मतलब समझो तुम्हारे पास एक प्रेसिपिटेट है, उसको किसी ऐसे लिक्विड, ऐसे सोल्यूशन के साथ, किसी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिला दो जिसमें वो मिक्स हो जाए, है ना, मिक्स हो जाए तो बन गया तुम्हारा पेप्टाइजेशन, इसी को बोलते हैं। ठीक। तीसरा क्या कह रहा है, केमिकल मेथड से भी बना सकते हैं, है ना। दिस इज कैसे हो रहा है, देखो आपने रिएक्शन किया, आपको क्या मिला, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। वैसे इसमें रिएक्शन किया जब गोल्ड 3 क्लोराइड ने टिन 2 क्लोराइड के साथ, तो हमें गोल्ड का सॉल्व मिल गया। मतलब ये वेरियस केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके थ्रू भी हमें क्या मिल जाता है, कोलाइडल सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक, तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाने का ये भी एक मेथड है। ब्रैडी का आर्क हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड। दूसरा आपने पढ़ लिया, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, दूसरा मेथड पेप्टाइजेशन, तीसरा मेथड क्या पढ़ा, केमिकल मेथड। ठीक, 3 मेथड है जिससे हम कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर खुद कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड्स को प्यूरिफाई कैसे करें, मान लो आपके पास कोई कोलाइडल सोल्यूशन है, उसको प्यूरिफाई करना मतलब उसमें जो कोलाइडल सोल्यूशन के अलावा इंप्योरिटीज है उनको हटा देना। तो जब हटाना मतलब ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हटाया तुमने, वो निकलेगा, जो बचेगा वही क्या होगा, प्योर कोलाइडल सोल्यूशन। क्या होगा प्यारे बच्चों, प्योर कोलाइडल सोल्यूशन, है ना। प्यूरिफिकेशन का मतलब ये है कि अपने कोलाइडल सोल्यूशन से जो इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में है उसको निकाल देना, तो जो बचेगा वही तुम्हारा क्या होगा, प्योर कोलाइडल सोल्यूशन। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, गुस्सा नहीं होने का। ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन मेथड जो है कोलाइडल सोल्यूशन का, उसको करने के 3 मेन मेथड्स है जिन्हें हमें पढ़ना है। एक है डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस, तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इनके नाम में इनके मतलब है, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। देखो क्या होता क्या है, मतलब प्यूरिफिकेशन का मतलब प्योर करना, मतलब इंप्योरिटीज को हटा देना, इंप्योरिटीज को कम कर देना, मिनिमम अमाउंट में पहुंचा देना, जितना मिनिमम हो सकता है उस अमाउंट तक पहुंचा देना, मतलब प्यूरिफिकेशन, है ना। तो जो प्यूरिफिकेशन हम करने जा रहे हैं अपने कोलाइडल सोल्यूशन का, उसका पहला मेथड है डायलिसिस। आपको लगा होगा ये वर्ड तो सुना है सर, जब ह्यूमन बॉडी में किडनी जो है, किडनी फिल्टर, किडनी जो फिल्टर करती है ना, फिल्टर, वो काम करना जब बंद कर देती है प्यारे बच्चों, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को डायलिसिस करनी पड़ती है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, है ना। उनको आर्टिफिशियल, जो बॉडी नहीं कर पाती तो उनको आर्टिफिशियल बाहर से डायलिसिस करना पड़ता है ब्लड का, एक रेगुलर इंटरवल पे। तो वहां जो हो रहा है मतलब फिल्टर करना, मतलब इंप्योरिटीज को हटाना, बस वही यहाँ भी हो रहा है। तो डायलिसिस का मतलब क्या है, सेपरेटिंग, क्या करना, पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स फ्रॉम द क्रिस्टलॉइड्स। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, भाई आपके कोलाइडल सोल्यूशन से कोलाइड को अलग करना, किससे, क्रिस्टलॉइड से, मतलब वही जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है उनसे। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, बाय द डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब कोई बैरियर होगा, कोई मेम्ब्रेन होगी। तो कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू, थ्रू द पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। ऐसे सीधे ऐसे समझो ना, जैसे चाय छन्नी है, इतनी चाय छन्नी है ना, टी लीव्स को ऊपर रख देती है, बाकी जो भी सॉलिड है, बाकी आपका जो जा सकता है उसके पोर से होके वो नीचे चला जाता है। आपका कोलाइडल सोल्यूशन था, आपने पार्चमेंट पेपर के ऊपर से पोर किया, जो नीचे चला गया वो चला गया आपका, वो है ऊपर जो बच गई वो क्या है, सोल्यूशन आपका जो बच गया ऊपर, वही क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंप्योरिटीज है। जैसे डायलिसिस में क्या हुआ, ये रनिंग वाटर है ना, यहाँ से हम इंटर करा रहे हैं, यहाँ से आउट हो रहा है, बीच में आपने ये एनिमल मेम्ब्रेन में करके अपना कोलाइडल सोल्यूशन रख दिया। तब होगा क्या, इंप्योरिटीज जो है, होगा क्या, देखो समझो ना, पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन का मतलब क्या, उसमें पोर्स होंगे जिससे जो उससे छोटे होंगे वो निकल जाएंगे, और जो बड़े होंगे वो उसमें रह जाएंगे, पोर साइज से जो बड़े होंगे वो रह जाएंगे, है ना। तो अगर इंप्योरिटीज आपकी आपके उसके पोर साइज से छोटी होगी तो वो उसमें फिल्टर एनिमल मेम्ब्रेन से या पार्चमेंट पेपर से निकल के बाहर चली आएगी, आपका सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन ही रह जाएगा। ठीक है, वही वो कहना चाह रहे हैं। और यही प्रोसेस जब आप बहुत, ये तो बहुत स्लो होगी ना, धीरे धीरे प्रोसेस होगी, आप चाहते हो जल्दी करना है, तो आप यही प्रोसेस क्या करते हो, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स करने लगते हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके करने लगते हो। तो इसी मेथड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करने लगे, तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। कुछ नहीं करना, प्रोसेस डायलिसिस की होगी, देखो बस 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने, अब प्रोसेस थोड़ी तेज होगी। ठीक, उसी को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल दिया। ठीक है, सिंपल। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम से नहीं लग रहा, अल्ट्रा मतलब एकदम मैक्सिमम हमने फिल्ट्रेशन कर दिया, है ना। कह रहा है इसमें क्या करते हैं, सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड, कहां से, फ्रॉम द क्रिस्टलाइड्स, बाय द फिल्ट्रेशन।
और इसमें हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब हमने जो पेपर यूज किया वो कैसा है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। अब दिमाग कह रहा होगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर का मतलब क्या है, तो हम क्या करते हैं, जो ऑर्डिनरी पेपर होता है ना, तो उसको बोलते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी जो पेपर होता है फिल्टर पेपर, उसमें हम क्या कर देते हैं, जिलेटिन सोल्यूशन के साथ उसको वो कर देते हैं, डिप कर देते हैं ना। तो अब क्या होता है, जो उसका पोर साइज होता है जिलेटिन में डिप करने के बाद और तो छोटा हो जाता है उसका पोर साइज। तो फिल्ट्रेशन और फाइन होती है, उसी को हमने क्या बोला, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सिंपल है, तीनों ही प्यूरिफिकेशन के मेथड तो बड़े आसान थे, है ना। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कोलाइडल सोल्यूशन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है, तो सिंपल है, टिंडल इफेक्ट दिखाता है, आपको अच्छे से पता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें से पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो। तो याद करो, कभी कभी किसी डार्क रूम में, अंधकार वाले रूम में आप जाओ और उसमें एक छोट सूरज की रोशनी अगर आ रही हो कहीं से, तो हमें आती हुई दिखती है ना, वो ऐसे लाइट आ रही है नीचे, उसमें 10 पार्टिकल घूम टहल रहे हैं। तो उस समय आपका रूम कोलाइडल सोल्यूशन था, क्योंकि आपको पाथ ऑफ लाइट दिखता है कि देखो ऐसे आ रहा लाइट, ऐसे नहीं दिखता आपको पाथ ऑफ लाइट। तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट दिखता है, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़े साइज में बड़े हैं ना ट्रू सोल्यूशन से, तो वो लाइट जब उन पे पड़ती है तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं, इस वजह से हमें पाथ ऑफ लाइट क्या होता है, दिखता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। नाम से लग रहा होगा, टिंडल भैया ने ढूंढा तो टिंडल इफेक्ट नाम दे दिया। ट्रू सोल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखेगा, लेकिन जो कोलाइडल सोल्यूशन है देखो, उसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल है, देखो यहाँ ऐसे दिखाने की कोशिश करें तो ये इसमें से दिख रहा है, जबकि इसमें से नहीं दिख रहा है। तो यही कह रहे हैं कि पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सोल्यूशन की, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। कोई पूछे क्यों, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो थोड़े साइज में बड़े हैं ट्रू सोल्यूशन से, तो वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, ब्राउनियन मोमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था, इसलिए इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, ब्राउनियन मोमेंट। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला ना, आपने पढ़ा है मैटर के मॉलिक्यूल ऑलवेज इन रैंडम मोशन। तो मॉलिक्यूल थोड़े बड़े हैं ना, तो रैंडम मोशन करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो जो मोशन होगा इन पार्टिकल्स का, वो यूनिफॉर्म ना होकर क्या हो जाएगा, जिगजैग, जिगजैग हो जाएगा। उसी को इन्होंने ब्राउनियन बोला, ब्राउनियन मोमेंट। कहता है जब हम कोलाइडल सोल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर पीछे, तो कहता है कोलाइडल पार्टिकल अंडरगोज सीजलेस रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। ये तो मैटर की प्रॉपर्टी है कि मैटर ऑलवेज इन मोशन, है ना। तो बस इसी मोशन को ही, द मोशन ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ये जिगजैग मोशन जो हुआ, भाई मैं यहाँ से गया, इससे टकराया, इधर आ गया, इससे टकराया, इधर चला गया, इससे टकरा रहा हुआ, मेरा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा है, जिगजैग है। बस यही है आपका, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, तो इसलिए इसको ब्राउनियन मोमेंट भी बोलते हैं। सिंपल, ये भी सिंपल है बच्चों। ऑप्टिकल, अब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की बात करें, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आपने दो नोटिस किया गया, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में आपका पढ़ते इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है ऑल पार्टिकल इन अ गिवन डिस्पर्जन कैरी सम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। ऑब्वियसली कह रहा है आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज भी है, डिस्पर्जन मीडियम भी है, तो कह रहे हैं ऑब्वियसली इन पार्टिकल्स में कोई ना कोई चार्ज तो होगा ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो होगा ही होगा, है ना। अगर भाई कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब फेज पे जो चार्ज था उसी का अपोजिट मीडियम पे है, इक्वल एंड अपोजिट, तभी दोनों एक दूसरे का न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, है ना। तो कह रहा है कि सेम चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कह रहा है तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और एक दूसरे के पास आने की कोशिश नहीं करेंगे, डू नॉट कम क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज पार्टिकल। तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझो ना, अगर मैंने क्या बोला, अगर स्टेबल सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन है, तो इनका मतलब इन दोनों पे अपोजिट चार्ज है, अच्छे से आपस में वो डिसॉल्व हो रहे हैं और सोल्यूशन बन रहा है। लेकिन अगर सिमिलर चार्ज हुआ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, इकट्ठा नहीं होंगे। दूर भागने का मतलब डिसॉल्व नहीं होंगे, मतलब प्रेसिपिटेशन बनेगा। क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। कह रहा दिस इज द रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड। यही तो रीजन है, अगर प्रेसिपिटेशन बन रहा है, आपस में एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, कम स्टेबल होंगे, है ना। इसी से हम स्टेबिलिटी का आइडिया भी लगा सकते हैं। कह रहा है कैसे चार्ज का ओरिजिन हुआ, अब ध्यान सुनना। कह रहा है कोलाइडल सोल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। मान लो आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है ना। जैसे मान लो AgNO3 था, उसमें Na एक्सेस में है, तो इतने AgNO3 के साथ जो डिजायर्ड Na था वो तो मिलके बना लेगा क्या, Agi। उसके बाद भी Na बच जाएगा, तो होगा क्या, इस Agi में सिल्वर था,
उसके चक्कर में चारों तरफ कौन आके इकट्ठा होगा, आयोडाइड आयन। और जब आयोडाइड आयन इकट्ठा होगा तो उसके बाद कौन आके इकट्ठा होगा, एक्सेस में सोडियम तो भी तो है प्रेजेंट, एक्सेस में Na थे तो Na प्लस भी था, I माइनस भी था। तो देखो ये I आके इकट्ठा हुआ चारों तरफ, तो Na भी आके इकट्ठा हो गया चारों तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहली लेयर आयोडीन वाली थी तो कह रहा था पार्टिकल्स ऑफ द सिल्वर आयोडाइड कैरी नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द, क्या क्या हुआ, क्योंकि प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन हो गया ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर आयोडाइड, किसका, आयोडाइड का। आयोडाइड आयन क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर आयोडाइड। तो मैं कह रहा हूं जो पार्टिकल होंगे सिल्वर आयोडाइड के, वो क्या कैरी करेंगे, नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। फिर से समझो, मान लो ये समझो, मान लो 20 ml ये भी था और ये आपका 25 ml था, दोनों 1 1 मोल है, रिएक्शन बैलेंस किया जाए तो 1 ही 1 मोल है, तो इसके 20 से इसका 20 ml ही कंबाइन करेगा, 5 ml एक्स्ट्रा था, तो 20 20 जब कंबाइन कर लिए होंगे तो ये AgNO3 सोल्यूशन से खत्म हो गया होगा, तो सोल्यूशन में AgI बचा होगा और जो बचा हुआ 5 ml वो NaI है। NaI मतलब सोल्यूशन में Na प्लस होगा, I माइनस, तो AgI क्या करता है, यही I इसके ऊपर सिल्वर आयोडाइड के ऊपर जाके क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होने लगता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होने लगता है। प्रेफरेंशियल मतलब सिलेक्टिव, आयोडीन नहीं गया ना, सोडियम नहीं गया, इसलिए वर्ड करें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हुआ, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन हो गया किसका, आयोडाइड आयन का। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी वजह से सिल्वर आयोडाइड क्या कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। इसका उल्टा भी हो देख लो, पॉजिटिव के लिए भी NaI और AgNO3 आपस में कंबाइन कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ AgNO3 एक्सिस में है, जब ये कंबाइन करेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा Ag, फिर देखो ना AgI और NaNO3, तो NaNO3 तो चलो सॉल्यूबल निकल गया, AgI प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बना। अब AgI के चारों तरफ कौन आके कोलाइड, कौन इकट्ठा हो रहा है, अब इकट्ठा हो रहा है Ag प्लस इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि सोल्यूशन में बचा क्या था, Ag प्लस और NO3 माइनस, तो आके कौन इकट्ठा हो रहा है, Ag प्लस इकट्ठा हो रहा है। तो अभी AgI पे कौन सा चार्ज फील करेगा, ये AgI कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बार प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन किसका हुआ, सिल्वर आयन का हो गया, एक्सेस में थे बिकॉज। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपने एग्जांपल में क्या नोटिस किया, कौन इकट्ठा हो गया था, आयोडाइड, आयोडाइड आके इकट्ठा हुआ था, है ना। यहाँ पे कौन इकट्ठा हो गया, AgNO3 में Ag, क्यों इकट्ठा हो रहा है, इतना समझ रहे हो ना, देखो ना, बना था AgI, तुम्हारे पास एक्सेस में क्या था, NaI, कॉमन क्या था, आयोडीन, तो आयोडीन इकट्ठा हुआ। यहाँ क्या बना है, AgI, जो तुम्हारे पास एक्सेस में उसमें क्या AgNO3, क्या कॉमन है, सिल्वर, सिल्वर इकट्ठा हो गया। ऐसा नहीं कि कोई भी चला जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम समझ जाओगे कौन जाके एडजॉर्ब होगा, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसी एडजॉर्प्शन को समझो ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं, ये है तुम्हारा कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। हेलो, ये क्या था, कोलाइडल पार्टिकल। अब जो आयंस थे स्ट्रांगली बाउंडेड टू द पार्टिकल्स, भाई ऑब्वियसली मान लो ये तुम्हारा था Ag, ये तुम्हारा पार्टिकल था, ये क्या थे, Ag और NO3 आपस में मिलके बनाए हुए थे। अब क्या हुआ, उसके बाहर एडजॉर्प्शन हुआ ना किसका, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन हुआ, तो ये देखो माइनस आयन आके क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ ना, ये प्लस है ये माइनस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आया एडजॉर्प्शन के बाद उसी को हमने क्या नाम दिया, जीटा पोटेंशियल, ठीक है। अब दो छोटे छोटे टर्म है, एक है पॉजिटिव चार्ज सॉल्व, एक है नेगेटिव चार्ज सॉल्व, क्या है इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स जैसे कि Al2O3.XH2O, CrO3.XH2O, आयरन का 3 ऑक्साइड डॉट XH2O, इन सबको एग्जांपल में किसके आते हैं, ये सब बेस पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स कहलाते हैं। अभी हमने देखा ना क्यों कैसे चार्ज आया था, किसी पे नेगेटिव आया, किसी पे पॉजिटिव आ गया, तो ये कह रहे हैं ये सब पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट्स होते हैं जो हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। और जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके जो सॉल्ट्स होते हैं, इनका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स, क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स, ठीक है। जैसे मिथाइल ब्लू भी एग्जांपल है पॉजिटिव चार्ज का, इसमें सिल्वर का सल्फाइड है, एंटीमनी का सल्फाइड है, कैडमियम का सल्फाइड है, ये बेसिक डाई स्टफ की तरह यूज हो रहे हैं, ये एसिडिक डाई स्टफ की तरह यूज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको समझ थोड़ा सा एग्जांपल, मैंने क्या बोला, इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें इंपॉर्टेंट हैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बस एक बार देख लेना है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज का मतलब, नेगेटिव चार्ज का मतलब। तो अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन पूछेगा कैसे, अभी आपको लग रहा होगा कैसे पूछेगा,
पूछेगा भैया मेरे, इंपॉर्टेंट तो है ये चैप्टर, थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझने की बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद दिलाऊंगा मैं, देखो वहां पढ़ा था, एग्जाम्पल ये है, ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल आप देख लीजिए, अच्छा अच्छा ये बात है। ओरिजिन कैसे हुआ चार्ज का, वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कैसे हुआ, ठीक है, उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक, कह रहा कोलाइडल जो पार्टिकल है, वो मैंने क्या बोला, वही पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, कुछ भी हो सकते हैं। निगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे, ये तो बड़ा बेसिक फंडा है। निगेटिवली चार्ज होंगे तो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। अरे पॉजिटिव चार्ज होंगे तो जाएंगे निगेटिव इलेक्ट्रोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, है ना। निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, वो कौन सा होता है, एनोड होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, अगर डिस्पर्स्ड फेज माइग्रेट कर रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिस्पर्जन मीडियम माइग्रेट कर रहा है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। दो छोटी बातें हैं, बस जहन में रख लीजिए कि मान लो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सिस्टम अप्लाई कर दिया अपने कोलाइडल सॉल्यूशन में, और आप किसका माइग्रेशन देख रहे हैं, माइग्रेशन मूवमेंट देख रहे हैं, रिफ्रेक्टिव, रिफ्रैक्टिव आप कह सकते हैं, टुवर्ड्स द देयर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरफ उनका मूवमेंट हो रहा है, किसका, अगर डिस्पर्स फेज का हो रहा है माइग्रेशन तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिस्पर्जन मीडियम का होगा तो बच्चों उसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, सिंपल है, देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, आपने क्या नोटिस किया कि जो कोलाइडल पार्टिकल थे, मतलब डिस्पर्स्ड फेज, वो मूव कर रहा है और भाग रहा है किसी तरफ, प्लस चार्ज मतलब एनोड की तरफ, इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो कौन मूव कर रहा है, डिस्पर्स फेज, तो इसलिए नाम क्या दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और अगर वही सेम कहानी है ना, अच्छा क्या उसके बाद अगर उसका उल्टा उधर कर लेना इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में, उसमें डिस्पर्सन मीडियम जाएगा, मैं आ रहा हूं उस पर, उसके पहले छोटी सी बात। कह रहा ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स है सेम चार्ज, क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल कोलाइडल पार्टिकल हैव सेम चार्ज। ठीक, कह रहा व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव द चार्ज फ्रॉम द सरफेस। कह रहा अगर हम सरफेस पे जो चार्ज लग रहा है उसको हटा दें, तो सोच के देखो ये चार्ज यहां से हटते ही ये क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस हो जाएंगे तो ये कुछ लोग आपस में इकट्ठा होकर लगेंगे बनाने प्रेसिपिटेट। क्या बनाने लगेंगे, प्रेसिपिटेट बनाने लगेंगे। ठीक है, कोगुलेशन मतलब थक्का बनना, थक्का बनना मतलब वही समझ लो पीपीटी, एक से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाना आपस में। कोगुलेशन का मतलब क्या है, कह रहा है डिफाइंड एज द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलाइड्स। कैसे, वही जो आपने सरफेस से चार्ज हटा दिया था, बाय द रिमूवल ऑफ द चार्ज एसोसिएटेड विद द कोलाइडल पार्टिकल। आपने कोलाइडल पार्टिकल से अगर चार्ज को क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो वो क्या होंगे, आपस में कोगुलेट हो जाएंगे, थक्का बना लेंगे, प्रेसिपिटेशन होने लगेगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। ठीक है, कह रहा है लायोफिलिक कोलाइड जो है उनमें हम कोगुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो कह रहा है बाय रिमूवल ऑफ चार्ज एंड लेयर ऑफ मीडियम। ये ध्यान रखिएगा, कह रहा लायोफिलिक कोलाइड्स में हम कोगुलेशन करना हो तो क्या करें, तो हम रिमूवल करेंगे चार्ज का और लेयर ऑफ द मीडियम का, बाय रिमूवल ऑफ चार्ज एंड लेयर ऑफ द मीडियम। और लाइपोफोबिक में करना होगा तो सिर्फ चार्ज हटा दो तब भी काम हो जाएगा। एक तो वैसे भी उनके पास कम एफिनिटी है ना, तो आपस में बनता कम है, बस आपने चार्ज रिमूव कर दिया तुरंत फटाफट पीपीटी बनने लगा। ठीक है, लायोफिलिक में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है तो चार्ज भी हटाना पड़ेगा एंड लेयर ऑफ द मीडियम में। ठीक है, कह रहा कोगुलेशन के मेथड्स क्या हैं, तो कह रहा कोगुलेशन कैन बी इफेक्टेड बाय बॉइलिंग और फ्रीजिंग। आप बॉयल कर दो, फ्रीज कर दो सोल्यूशन को, कोलाइडल सोल्यूशन को, तब भी कोगुलेशन हो सकता है। बॉइलिंग करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब बाय द सॉल्ट पार्टिकल्स, है ना। इन बॉइलिंग द इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्ट पार्टिकल्स इज रिड्यूस्ड एंड द पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, कोगुलेटेड होंगे। अरे बॉयल करोगे तो डिस्पर्सन मीडियम उड़ेगा ना, अगर कोई एक उड़ रहा है तो क्या हो रहा है, एक कोई गायब गायब हो रहा है ना, थोड़ा सोच के देखो तो तुम्हें लगेगा हाँ कम हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली चार्ज भी डिस्टर्ब हुआ तो कोगुलेशन होने लगा। फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम रिमूव्ड होगा। इन फ्रीजिंग प्रोसेस द डिस्पर्जन मीडियम इज रिमूव्ड, फ्रीज हो जाएगा ना मीडियम। तो कह रहा सिंस नो मीडियम रिमेन तो पार्टिकल कोगुलेट होने लगेंगे। तो आपको अगर कोगुलेशन करना है तो पहला बड़ा आसान मेथड है, क्या करना है, बॉइलिंग और फ्रीजिंग कर दो, कोगुलेशन हो जाएगा, है ना, थक्का बन जाएगा, पीपीटी बन जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, बाय द जो तरीका था वो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें आपको पता ही है बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पढ़ा ना, क्या पढ़ा था आपने, आपने नोटिस किया ना, जैसे ही आपने डिस्पर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल थे वो भागने लगे थे,
रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेट टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ पता है ना। तो कह रहा था पार्टिकल्स आर डिस्चार्ज्ड एंड गेट कोआगुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। भाई यहाँ से भाग गए और इसी में जाके क्या हो गया, देखो कोआगुलेट हो गए, कह सकते हो आप द सरफेस पे जाके चिपक गए, है ना। तो क्या हो रहा है, एक्चुअली कोआगुलेशन ही तो हो रहा है, जाके वहां न्यूट्रलाइज नहीं होता रहा है, निगेटिव थे जाके पॉजिटिव के पास क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गए, तो चार्ज उनका खत्म हो गया, कोआगुलेशन हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक मेथड है, समझ लो कोआगुलेशन का। ठीक, कह रहा मेथड्स ऑफ कोआगुलेशन में तीसरा कह रहा है बाय एडिंग सॉल्ट। आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई सॉल्ट ऐड कर दो, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा कोआगुलेशन ऑफ सॉल्यूशन में बी डन बाय एडिंग अनदर कोलाइडल सॉल्यूशन containing particles which carry charge opposite to the charge of its particle। कह रहा देखो तुम्हारे पास क्या था, FeOH के थ्राइस का सॉल्यूशन था जो कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल इसके पास है। हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, AS2S3, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन ऐड कर दिया जिसके पास क्या था, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल थे। अब ये आपस में क्या करेंगे भाई, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इन दिस प्रोसेस बोथ द सॉल्ट्स गेट म्यूचुअली कोआगुलेटेड, ये क्या हो जाएंगे, आपस में कोआगुलेट हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपल सी प्रोसेस है बाय एडिंग सॉल्ट। फोर्थ कह रहा है बाय एडिंग सॉल्वेंट। कह रहा दिस मेथड यूजफुल फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। कह रहा है आपने सॉल्वेंट ही ऐड करना है, पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं ऐड करना है। क्या ऐड करना है, बाय कोई दिस मेथड यूजफुल फॉर द प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन मतलब कोआगुलेशन, किसके लिए, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के लिए ये मेथड हम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। कह रहा है सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल और एसीटोन which have affinity for the water are added to hydrophilic colloids। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, मतलब एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जो आपने वाटर में डिसॉल्व करके बनाया, जैसे स्टार्च प्लस वाटर, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, अल्कोहल या एसीटोन ऐड कर दिया। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंपाउंड्स हैं बट दे हैव एफिनिटी विद द वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या होगा, ये उसके साथ क्या करेंगे, डिसॉल्व होंगे, मिक्स होने लगेंगे। तो जो एफिनिटी होगी क्या होगी, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। अरे वाटर कम होने लगेगा ना, कुछ वाटर किसके साथ जाके जुड़ने लगेगा, वो अल्कोहल एसीटोन के साथ। तो डिहाइड्रेशन, वाटर आपके कोलाइडल सॉल्यूशन से थोड़े कम होने लगेंगे, फिर से वही कोगुलेशन होने लगेगा। ठीक है। फिफ्थ मेथड कह रहा है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अब कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड कर सकते हैं। कह रहा है इसके जैसे हाइड्रोफोबिक वाले के लिए क्या था, हमने क्या ऐड किया, सॉल्वेंट। वैसे कह रहा है लायोफोबिक पार्टिकल्स है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर मुझे उसमें कोगुलेशन करना है तो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे। क्या कोलाइडल पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब ना बोलो, एडसॉर्ब कर लेगा द आयंस ऑफ द अपोजिट चार्ज, ऑब्वियसली, है ना। जो आपने ऐड कर रहा हो सरफेस ऑफ द पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, फिर रिजल्टिंग क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा, फिर से कोगुलेशन हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तरीके हैं कोगुलेशन के, है ना। इनके अपने जहन में नाम तो बस याद रखो, एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, एडिंग सॉल्वेंट बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। बस आप अपने जहन में हेडिंग्स भी रखोगे तो बहुत है, याद रहेगा आपके लिए, थोड़ी सी बात दिमाग में रखनी है बस। ठीक है। अब इस प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड एक रूल है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डी सुलजे रूल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हार्डी सुलजे रूल्स। कहते हैं द प्रेसिपिटेशन एक्शन ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड अपॉन, जो प्रेसिपिटेशन है ना, वो ज्यादा होगा कम होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, साइन ऑफ चार्ज पे और वैलेंसी ऑफ द आयन पे, साइन ऑफ द चार्ज पे और वैलेंसी ऑफ द आयन पे। ये हार्डी एंड सुलजे ने बोला, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हार्डी सुलजे रूल। ठीक, हार्डी, ये क्या बोलते हैं, देखो जैसे मैंने बोला Al+3 Mg+2 Na+ में कहां पे ज्यादा होगा प्रेसिपिटेशन, तो जहां चार्ज ज्यादा वहां ज्यादा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव। कह रहे प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज वेरी रैपिडली विद इंक्रीज वैलेंस ऑफ द एनायन और कैटायन। वैलेंसी बढ़ेगी, चाहे वो कैटायन की हो चाहे एनायन की हो, तो प्रेसिपिटेशन पावर बढ़ेगा। एग्जांपल नीचे दिया है मैंने, इसलिए देख लो, कैटायन के केस में भी था और एनायन के केस में भी था। ठीक है ना। चलो अगला देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है गोल्ड नंबर, है ना। सिगमॉन्डी ने 1918 में इंट्रोड्यूस किया था इस गोल्ड नंबर को, जेड साइलेंट करके बोलते हैं। गोल्ड नंबर क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछता भी है, मतलब इसको आपको अपने जहन में बैठा ही लेना है। कहता है गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए एक नंबर डिसाइड करता है कि गोल्ड नंबर क्या है, ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड इज द मिनिमम वेट ऑफ इट इन मिलीग्राम
उस कोलाइडल सोल्यूशन का वो मिनिमम वेट मिलीग्राम में विच मस्ट बी एडेड इन 10 ml ऑफ, जिसको हम ऐड करें अगर 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल्यूशन में, तो कोगुलेशन ना हो, है ना। Added to 10 ml of the standard red gold solution so that no coagulation of the gold salt take place when 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added। हमने देखो उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, तब भी कोagulation ना हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर। पहले हमने क्या किया कि गोल्ड नंबर, हमने कोलाइडल सोल्यूशन क्या था, उसको मिलाया किसके साथ, उसका कोलाइडल सोल्यूशन का वो मिनिमम वेट मिलीग्राम में, जिसको अगर हम 10 ml गोल्ड सॉल्ट के साथ मिलाएं तो क्या हो, कोगुलेशन ना हो। कब कोगुलेशन ना हो, जब हम उसमें मिला रहे हैं 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बस इसमें आपको सबका गोल्ड नंबर नहीं याद करना प्यारे बच्चों, बस दो बातें याद कर लेनी है। क्या कि सबसे कम गोल्ड नंबर किसका है, जेलेटिन का। सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर किसका है, स्टार्च। बस और आपको कुछ नहीं सोचना। सबसे कम गोल्ड नंबर किसका है, जेलेटिन का। सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर किसका है, स्टार्च। तब ये कम ज्यादा से क्या मतलब हुआ सर, कह रहा था रेसिप्रोकल वैल्यूज गिवन डायरेक्टली अ कंपैरिजन फॉर द प्रोटेक्टिव एक्शन। प्रोटेक्टिव एक्शन का मतलब सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि देखो ये एक दूसरे के अपोजिट में ही है। तो कह रहा है स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड ग्रेटर इज इट्स प्रोटेक्टिव एक्शन। जिसका गोल्ड नंबर जितना कम, उसका प्रोटेक्टिव एक्शन उतना ही ज्यादा। ठीक, बस यही समझाने की बात थी। अब हम आ गए चैप्टर के लास्ट में, इमल्शन क्या होता है। तो कह रहा है जब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या हो, लिक्विड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, और दोनों आपस में इमिसिबल हो, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि अगर मिसिबल हो गए तब तो वो ट्रू सोल्यूशन बना सकते हैं ना, है ना। तो वो हमने क्या बोला, दोनों ही लिक्विड हो, डिस्पर्स फेज भी डिस्पर्जन मीडियम भी, और आपस में इमिसिबल भी हो। जैसे पानी में ऑयल मिला दो या ऑयल में पानी मिला दो, तो सोल्यूशन बना, वो ट्रू सोल्यूशन नहीं है, कोलाइडल सोल्यूशन है ना। लेकिन वो दोनों लिक्विड कैसे हैं, इमिसिबल। तो वही कह रहा है इमल्शन क्या है, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इमल्शन। क्योंकि दोनों लिक्विड आपस में कैसे होते हैं, इमिसिबल। जैसे ऑयल इन वाटर, तो वाटर मीडियम, तो ये डिस्पर्जन मीडियम है। ऑयल मिलाया तो ये डिस्पर्स फेज है। जैसे कि एग्जांपल देखो, मिल्क। ठीक, वैसे उसका उल्टा भी कर सकते हो, वाटर इन ऑयल, ऑयल मीडियम था, उसमें तुमने वाटर मिलाया, डिस्पर्स फेज। जैसे कॉड लिवर ऑयल, क्या है, कॉड लिवर ऑयल। एग्जाम्पल जहन में बैठा लो, तो ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, समझ सकते हो। ऑयल इन वाटर तो वाटर मीडियम, ऑयल फेज डिस्पर्स फेज, और ये डिस्पर्स मीडियम। दूसरा कह रहा है वाटर इन ऑयल, तो ऑयल फिर से इस बार ये मीडियम हो गया, और वाटर क्या हो गया, डिस्पर्स फेज। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या था, ऑयल इन वाटर का मिल्क था, इसका क्या था, कॉड लिवर। ठीक, हेलो, है ना। चलिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। हम कैसे बनाएं, प्रिपरेशन कैसे इमल्शन का करें। तो यार वाटर लो, ऑयल लो, दोनों को मिला दो, तो तुम्हें लगेगा दोनों सर अलग अलग लेयर में हमें दिखेंगे। हमने उसमें क्या मिला दिया, इमल्सीफाइंग एजेंट। अब वो आपस में क्या हो गया, मिक्स हो गए, देखो ऐसे बन जाएंगे, है ना। तो इमल्शन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सब्सटेंस। इमल्सीफाइंग एजेंट मतलब जैसे सोचो कैसे कैसे डिजोल्व हो जाता है वो, कैसे वो डिजोल्व हो जाता है। ऑयल आपके कपड़े में जैसे मान लो ऑयल ऑयल हो, डर्ट हो लगा हो, तो कैसे सोप या डिटर्जेंट से आप साफ करते हो तो काम हो जाता है। भाई सॉल्युबल करके ही तो उसको निकालता होगा तभी ना। तो कहता है हम उसमें कैसे करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट से। तो वही कह रहा, सब्सटेंस लाइक सोप एंड डिटर्जेंट which help in making the emulsion stable are called emulsifiers और emulsifying agent। वो जो आपने मिलाया, इमल्शन बनाया है, उसको स्टेबल करने के लिए जो आप मिलाते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट। तो इमल्शन क्या है, कैसे बना, इमल्सीफाइंग एजेंट प्लस डिस्पर्सन मीडियम प्लस डिस्पर्स फेज, तीनों मिला दिया है हमने, मतलब ऑयल प्लस वाटर प्लस सोप, या कोई जो भी इमल्सीफायर आपने लिया हो, तीनों को मिला देते हैं, तब क्या बनता है, इमल्शन। ए बेटा उसका उल्टा कर दो, डीमल्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या, ब्रेक कर देना है इमल्शन को, टू यील्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिक्विड। इमल्शन को ब्रेक कर दो, जो लिक्विड लिक्विड आपने मिलाएगा वो दोनों अलग अलग हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीमल्सिफिकेशन। कैसे कर सकते हैं, हीट करके, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन से जैसे ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर दो, अलग अलग हो जाता है, प्लाज्मा अलग, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, है ना। तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन भी कर सकते हैं, या कुछ ऐड कर सकते हैं सुटेबल अमाउंट में, जिससे फिर से वो इमल्सिफायर वाले एक्शन को खत्म करे, फिर से लिक्विड लिक्विड अलग हो जाए, है ना। या उनका केमिकल डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो बाय एडिंग सुटेबल एसिड। ये प्रोसेस क्या है, डीएमल्सिफिकेशन। अब आपको ये वाला जो लास्ट पेज आपके लिए है, वो आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
दो चार बार देख लीजिएगा, कुछ आपके जहन में रहेगा कि एप्लीकेशन ऑफ कोलैक्स। ठीक है भैया, ठीक है प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस शीट के साथ। इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है, क्या आता है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बाकी पीडीएफ में अपलोड करूंगा सेक्शन में, आपके लेटेस्ट पेपर्स भी होंगे, प्रैक्टिस पेपर्स भी होंगे, सब आराम से आप निपटाइए और धमाका करिए, खूब मन लगा। ठीक है, हर बार की तरह जय श्री राधे, ख्याल रखिए अपना, मन से पढ़ाई करो बच्चों। बाय।